नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कड़कनाथ फार्म पर, जो कि खेली कस्बे में है, जो कि ग्रेटर नोएडा के पास पड़ता है। और हमारे जो मेहमान हैं, आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। सर, आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कस्तवार है और मेरा जो ये सच फार्म्स के नाम से फार्म है और ये खेरली हफीज़पुर नहर के पास में है, ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर रोड पर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं आप कि आपकी जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, वो कहाँ तक है? मैंने होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएट किया हुआ है जी। और उसके बाद करीब मैंने 22 साल सेल्स में जॉब करी है और पिछले 3 साल से ये कड़कनाथ का फार्म चला रहा हूँ मैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप तो एजुकेटेड हैं, आप जॉब भी कर रहे थे, तो आपने कड़कनाथ का काम ही क्यों चुना? कड़कनाथ का फार्म इसलिए, कड़कनाथ ब्रीड मैंने इसलिए चुनी बिकॉज ये एक मतलब नई ब्रीड थी जो कि डेवलप हो रही थी इंडिया के अंदर जी। और बेसिकली ये जो ब्रीड है ये थोड़ी एलाइट ब्रीड है, थोड़ी महंगी ब्रीड है जी। ये हर कोई नहीं करता है। जी जी। ठीक है, और इसको जो मार्केटिंग करने के लिए और इसका जो मार्केट बनाने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ चाहिए थी जी, वो मेरे अंदर थी और मैं सोचता था कि मैं आराम से इसका मार्केट बना लूँगा। जी जी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आपने ये शेड बनाया है, तो इसकी चौड़ाई क्या है और लंबाई क्या है? इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फीट है और 80 फीट इसकी लंबाई है। तो लगभग इसकी क्षमता क्या है, कितने इसमें पक्षी आ सकते हैं? इसमें करीब करीब 1500 एडल्ट बर्ड आ सकते हैं, जो बड़े वाले? बड़े वाले रेडी बर्ड। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा ताकि मेरे जो किसान भाई हैं वो भी सुन रहे हैं, लगभग इसमें खर्चा कितना आ गया होगा? इसमें मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि शेड और जो आपका स्टोरेज रूम है जी और लेबर रूम जो है जी, वो सब मिला के मोटा मोटा 2.25 लाख के आसपास का खर्चा आया। आपका खर्चा आ गया। और जो प्रेजेंट में अभी जो आपके पास मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं, लगभग कितने हैं? ये 650 के आसपास है अभी 650 में। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि लगभग एक मुर्गी को तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है? देखो, ये जो कड़कनाथ मुर्गी है ये मोटा मोटा 5.5 से 6 महीने में तैयार होती है जी। और उसके बाद फिर एग लेइंग पर आती है जी, अंडा देना शुरू करती है। लगभग इसमें खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा जो इसमें आता है करीब करीब आप ये मान के चलो कि 350 रुपये तक का खर्चा आ जाता है जब तक ये रेडी होती है। जब तक रेडी होती है लगभग 5.5-6 महीने में जो खर्चा आता है, चाहे वो आपका फीड का हो, लेबर का हो, मेडिसिन का हो, सभी टोटल खर्चे इसी में लगभग 350 रुपये में एक पीस तैयार हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो आपके पास कड़कनाथ है, तो इसके क्या क्या माध्यम है जिनसे आप इनसे कमाई करते हैं? कड़कनाथ में ऐसा है कि हम इसका चिकन भी बेचते हैं जी, और इसके चूजे भी बेचते हैं, चिक्स जिनको बोलते हैं जी, क्योंकि हमारी खुद की 1500 एग की कैपेसिटी वाली हैचिंग मशीन है हमारे जी पास जी। और साथ में हम एग्स बेचते हैं। तो ये 3 टाइप के सोर्सेस हैं जिससे हम इनकम तो सर, मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि एक मुर्गा जब पूरा तैयार हो जाता है, उसका प्राइस क्या रखा आपने? मुर्गा नॉर्मली जो आपका होता है 1.5 से 2.25 किलो तक के आसपास का होता है जी। और हम इसको बेचते हैं 600 रुपये किलो, लाइव बेचते हैं जिंदा। मतलब जिंदा 600 रुपये किलो? हाँ जी। अगर 2 किलो का मुर्गा है तो लगभग 1200 रुपये में आप सेल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप एग सप्लाई करते हैं, तो एग्स का प्राइस क्या है इसका? एग्स का प्राइस हमारे यहाँ से 25 रुपये का है। 25 रुपये में आपका एग सप्लाई होता है? तो हमारा एग फार्म टू होम भी जाता है जी। ठीक है, और साथ में हमारा रिटेल में हमारा खुद का एक ब्रांड है सच फार्म्स के नाम से। सच फार्म के नाम से? हाँ, हमारा खुद का ब्रांड है कड़कनाथ सच फार्म्स, कड़कनाथ बाय सच फार्म्स। जी जी जी। ठीक है,
तो उसमें वो हमारा रिटेल में पैक जाता है, 36 पीस का रिटेल में पैक जाता है हमारा। जी। और सर मैं जो बच्चे हैं आपके, कितने दिन का बच्चा आप सेल करते हैं? हम 1 दिन का बच्चा भी सेल करते हैं, जी। हम 15 दिन का बच्चा भी सेल करते हैं। तो जो सर 1 दिन का बच्चा है उसका प्राइस क्या रखा आपने? 1 दिन के बच्चे का हम 50 रुपये में बेचते हैं, और जो लगभग 15 दिन का बच्चा है तो उसको करीब करीब हम 80 रुपये में बेचते हैं। 80 में बेचते हैं। और सर मैं एक इनकी सेफ्टी के हिसाब से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। इनमें जो सेफ्टी के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह क्या है? हाँ, इसका एक प्रॉपर एक वैक्सीनेशन चार्ट होता जी। है फ्रॉम डे 1, जब से ये चूज़ा हैच से निकलता है, जी। और अप टू 6 मंथ तक इसका एक प्रॉपर वैक्सीनेशन चार्ट होता है। जी। ठीक है, एक तो सेफ्टी ये होती है कि आप प्रॉपर इसका वैक्सीनेट करो बर्ड्स को। दूसरा होता है कि इनका जो लिविंग कंडीशंस होती जी। हैं, जहाँ पे कि आपने इनको रखा हुआ है, जिस शेड में रखा हुआ है, जी, जैसे यहाँ रखा हुआ है। हाँ, तो ये हमारा जो है वो मिट्टी का बेड है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे मिट्टी के अंदर रखा हुआ है, तो हम हमेशा नॉर्मली 50 दिन के अंदर ये मिट्टी चेंज कर देते हैं। जी। ये वाली उठा के, क्योंकि ये खाद बन जाती है, तो हम इसको उठा के खेतों में डाल देते हैं, और यहाँ पे हम फ्रेश मिट्टी, सूखी हुई मिट्टी फ्रेश यहाँ पे डालते हैं। अगर इसमें थोड़ा गलती से गीली डल जाए तो उसके क्या क्या? तो उसमें चांसेस रहते हैं कि इसमें निमोनिया फैल जाता है बर्ड्स के अंदर, क्योंकि गीली मिट्टी होने से बीमारी आती है। मतलब फार्म के अंदर जो मिट्टी डाल रहे हैं आप, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर नमी है तो उससे बीमारियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, इसमें इनको लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, जी। जो कि निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी जो बीमारी इनमें नॉर्मली आती है, वो आती है क्रोइजा, जो आंखों की होती है। तो बट ये दोनों ट्रीटमेंट करने, मतलब ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। विद इन 5 to 7 डेज का ट्रीटमेंट होता है इनका, और उससे ठीक हो जाती हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें जो ओनर है या जो मालिक है, उसको ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। उसको फार्म के अंदर जाके खुद चेक करना पड़ता है कि किसी के अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं बीमारी के। अगर कोई बीमारी के सिम्टम्स कहीं पे भी दिख रहे हैं तो उस बर्ड को अलग कर दें और पूरे फार्म की ट्रीटमेंट करें, और पूरे बर्ड्स को वो जो मेडिसिन है उस प्रॉपर बीमारी की, वो सारी बर्ड्स में वो मेडिसिन चलाएं, और साथ में पूरे जो फार्म है उसको सैनिटाइज करें, दवाइयों का छिड़काव करें। हाँ, जो सैनिटाइजेशन जो होता है हमारे यहाँ पे, वो हम हर महीने करते हैं, महीने में रेगुलर है जी। ठीक है। उसके अलावा हम जो जब भी कोई मतलब बीमारी आने के चांसेस रहते हैं या बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं, तब हम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम करते हैं कि हम ना मेडिसिन थोड़ी बहुत अवॉइड भी करते हैं जी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो फीड होती है जी, फीड में हम हल्दी यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक का काम करें। हाँ। तो क्योंकि ये नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, तो एक तो एंटीबायोटिक होता है, तो इससे क्या होता है कि बीमारी मतलब आ ही नहीं पाती, क्योंकि इससे ना इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, सर्दियों में हम इनको जो पानी होता है उसमें हम अदरक और लौंग को उबाल के देते हैं इनको जी। तो उससे एक तो जो सर्दियों में, क्योंकि हमको एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है जी। जबकि ये जंगली बर्ड है, फिर भी इनको एक टेम्परेचर मेंटेन करके देना पड़ता है सर्दियों में जी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो 37-38 डिग्री का होता है, तो उस गर्मी बनी रहे फार्म। हाँ, तो उससे क्या होता है कि जो हम अदरक और वो देते हैं प्लस हल्दी जो हम इनको रेगुलर देते हैं, तो उससे इनका एक तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, तो इनके पास बीमारी आती नहीं है। दूसरा क्या होता है कि सर्दियों में ना इनको जो नॉर्मली, क्योंकि सर्दियों में होता है क्या है कि ठंड की वजह से हम पर्दे साइड के जो शेड के होते हैं वो डाल देते हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा प्रॉपर वेंटिलेशन हो नहीं पाता। होता है बट कम होता है, 24 आवर वेंटिलेशन नहीं होता, क्योंकि हम रात में पर्दे डाल देते हैं, दिन में धूप निकलते हैं हम उठा देते हैं, तो बीमारी ना आए इस वजह से हम उनको अदरक और लौंग का जो उबाला हुआ पानी होता है वो इनके फीड जो पानी में वो इनको पिलाते हैं। हाँ, तो उससे बीमारी नहीं आती। जो निमोनिया बेस्ड जो बीमारी होती है, जो ठंड से जो बीमारियाँ होती हैं, वो नहीं हो पाती इनको। एक मिनट सर, किसान भाइयों, जैसा कि आपने सर के द्वारा सुना, इसमें आपका जो रखरखाव है, जो दवाइयाँ हैं, उनका अहम रोल है। जैसे सर ने बताया कि नीचे मिट्टी सूखी होनी चाहिए, और साथ ही बेडिंग और भी तरह के होते हैं, जैसे धान का भूसा होता है या आपका लकड़ी का बरूदा होता है, तो नीचे से बिल्कुल सूखा होना चाहिए। चाहे आपका बेडिंग में कुछ भी यूज़ करें, मिट्टी करें, चाहे लकड़ी का बरूदा करें, चाहे आप धान का करें, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और ठंडियों के दौरान चारों तरफ से पर्दे प्रॉपर होने चाहिए, और
साथ ही जैसे सर ने बताया जो भी इलाज है, लौंग है या जो भी इन्होंने मेडिसिन बताई हैं उनका यूज़ करते रहें। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक फार्मर इस लाइन में आता है तो उसको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ वो करे? देखिए, अगर कोई नया फार्मर अगर अपने फार्म पोल्ट्री स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज या किताबी नॉलेज या कहीं से देख के या किसी से पूछ के या शौक में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उसको पहले पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए और एक ट्रेनिंग कहीं पे लेनी चाहिए उसको। और साथ में जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनसे विचार विमर्श कर लेने चाहिए। जो भी पुराने किसान हैं उनके साथ उठना बैठना और मुर्गियों की जानकारी लेना, वो डिस्कस करते रहना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको जब आप स्टार्ट करते हो फार्मिंग तब आपको पता चलती हैं। जी। वो आपको पहले से कहीं ना तो लिखी होंगी ना पता चलेगा आपको। जैसे जैसे प्रॉब्लम फेस करेंगे वैसे वैसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और चैलेंज मिलेंगे। हाँ, आप दूसरा आता है कि दूसरा स्टेज होता है कि आप अपना फार्म किस तरीके का बनाएं या शेड किस तरीके का बनाएं। जी। तो शेड आपका हमेशा जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से जो ज़मीनी स्तर है, ज़मीनी स्तर से आपका आधा फुट सिर्फ ईंट होनी चाहिए साइड में। जो साइड में ये किनारी है लगभग आधे फीट होनी चाहिए, आधा फीट यानी 6 इंच के आसपास 6 इंच के आसपास होनी चाहिए, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये वेंटिलेशन प्रॉपर रहता है इससे। मुर्गी की हाइट से ज्यादा दीवार नहीं होनी चाहिए ताकि जो हवा का फ्लो है वो प्रॉपर आता रहे। दूसरा जो आपकी बेडिंग है उस पे भी हवा का फ्लो जाता रहे ताकि उसमें ड्राइनेस आती रहे। हाँ। अगर दीवार ऊंची कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हवा का प्रॉपर जो है सर्कुलेट नहीं होगा और वो सूखेगा नहीं, आपका बेडिंग नहीं सूखेगा और बीमारियां फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। जी जी। दूसरी बात इसमें जो आप 6 इंच के बाद जो आप वो जाली बनाओगे तो जाली आपकी कम से कम 7 फीट की होनी चाहिए। जो हाइट है, जो हाइट होनी चाहिए 7 फीट की हाइट होनी चाहिए। ठीक है। ऊपर टीन का शेड कभी ना डालें क्योंकि टीन के शेड से हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो जो ये सीमेंट का सीट है ये डालना चाहिए, ये डालना चाहिए। और इसके ऊपर कुछ और भी डाला जा सकता है। इसके ऊपर आप धान का पूंछ डाल सकते हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा एडवांस करना चाहते हो तो हो गया ट्रेडिशनल। एडवांस करना चाहते हो तो आप स्प्रिंकलर लगा सकते हो जो आपके ऊपर पूंछ वो, लेकिन उसके लिए भी आपको पूंछ तो डालना ही पड़ेगा। जी जी। ठीक है, तभी स्प्रिंकलर काम करते हैं। और आप गर्मियों में अंदर भी स्प्रिंकलर लगा सकते हो जिससे कि ठंडक बनी रहे। तो इसमें दो मौसम जो है, गर्मी और ज़्यादा सर्दी, हाँ, तो दोनों में ही सपोर्ट मिलता है इससे। दोनों स्प्रिंकलर से गर्मियों में सपोर्ट मिलता है और सर्दियों में तो ऑब्वियसली आपको हीट जनरेट करनी पड़ती है अंदर। जी जी। तो उसके लिए आप गैस के हीटर लगा सकते हो अंदर, या बिजली के हीटर लगा सकते हो, या फिर आप जो ट्रेडिशनल वे होता है जो कि आपकी भट्टी होती है, खुमानी जिसको बोलते हैं, वो लगा सकते हो आप, जो कि लकड़ी के बुरादे से जलाई जाती है। जी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि फ़ायदे की चीज़ें तो हमने शेयर कर दी किसान भाइयों के साथ, इसमें नुकसान के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, नुकसान के कारण तो ये हो सकते हैं कि अगर इसमें बेसिकली ना मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। ओनर का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना वो अपने फार्म को बचा ले जाएगा और अपना जो इनकम है उसको इंक्रीज़ कर ले जाएगा। जैसे कि ओनर को हमेशा फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। शेड के अंदर हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि कोई बीमारी का कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा है। जी। ठीक है। उसको अपने एग की लेइंग की जो प्लानिंग है वो इस तरीके से करनी चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान इंडिया के अंदर कुछ एक महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे कि एग की जो कंजम्पशन है, एग और चिकन की या नॉनवेज की बोल लो आप, उसकी कंजम्पशन बहुत ही कम हो जाती है। जी। तो जो लेइंग की प्रोडक्शन जो एग प्रोडक्शन की जो प्लानिंग है वो इस हिसाब से करनी चाहिए कि वो उस टाइम पे कम रहे जिस टाइम पे हमारी सेल भी कम है। अच्छा। और जिस टाइम पे हमारी सेल ज़्यादा है तो उस टाइम पे वो ज़्यादा रहे, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा। जी। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप फार्म कर रहे हो, अगर आप फार्म बना रहे हो और अगर कड़कनाथ का बना रहे हो तो आपको मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। मार्केट में जो आपका बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए नॉर्मल एग से करीब आप ये मान लो कि 5 गुना महंगा आ गया। ठीक है। चिकन भी आप मान लो कि 3 गुना, ये भी 5-6 गुना महंगा आता है। जी। तो जो इसका कस्टमर होता है वो बहुत ज़्यादा एलाइट कस्टमर होता है।
ठीक है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं करता, हर कोई इसको खाता नहीं है। जी जी। तो इसके लिए आपको ना मार्केट अपनी खुद की एक प्रॉपर ब्रांडिंग करनी पड़ती है, खुद की मार्केट बनानी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। हाँ सर एक मिनट मेरे किसान भाइयों, जैसा सर ने बताया, अगर आप एक नया काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट तैयार करनी होगी, चाहे आपका माध्यम कोई भी हो, मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या आप अपने पोस्टर लगा सकते हैं अपने क्षेत्र में। और इसमें एक रोल जो है वो मेन होता है, आपकी लोकेशन जो है रोड के किनारे होनी चाहिए लगभग, ताकि लोग निकलते बढ़ते आपको देखें और फिर आपसे संपर्क करें। और जैसा कि सर ने बताया, जैसे अंडा हुआ या मीट के लिए जो चिकन तैयार करते हैं उसका भी एक सीज़न होता है, जैसे आपके श्राद्ध या नवरात्रे या कोई और रीजन त्योहारों का आता है तो उसमें सेल बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल तौर पे अगर आपके अंडे की प्रोडक्शन अच्छी आ रही है तो उस दौरान आपके अंडे बिकने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उस दौरान आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए पहले ही अपनी तैयारी रखें, प्लानिंग कर लें प्रॉपर कि कब कब आपको माल कहाँ कहाँ सेल करना है, उसका जो है प्रॉपर आपको एक चार्ट तैयार कर लेना चाहिए। कब कब आपके त्यौहार आ रहे हैं, कब कब आपको इन समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। और दोस्तों, नुकसान के कई और भी कारण होते हैं, जैसे आपका शेड है या आपका मौसम के अनुसार है, ठंडी है, बरसात है। अगर बरसात है, आपके शेड के अंदर पानी आ जाता है, गीला हो जाता है, तो उस दौरान बीमारी का चांसेस और बढ़ जाते हैं। या ठंडी है और आपके पर्दे प्रॉपर नहीं हैं और उस दौरान बच्चों को ठंडियाँ लग जाती हैं, तो उसकी वजह से भी बीमारियाँ आ सकती हैं और बच्चों को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप जब भी किसी काम को करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, या तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें या किसी भी पुराने किसान के संपर्क में रहें, उससे बार बार जानकारी लेते रहें और छोटे स्तर से अपना काम स्टार्ट करें। और जब आपको लगता है कि मैं मार्केट तैयार कर चुका हूं और मेरा प्रॉपर जो है चिकन एग्स की सप्लाई हो रही है, तो उसको आस्ता आस्ता अपने काम को बढ़ाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, प्लीज़ बताएं कि नॉर्मली होता है क्या है कि जो नए नए फार्मर्स जो जुड़ते हैं जी जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं जी, तो वो ये आसपास के फार्म्स पे देखते हैं, बात करते हैं कि भाई ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ जी ठीक है। तो नॉर्मली होता है क्या है कि आपने फार्म खोल लिया, ये बहुत आसान काम होता है, आप बर्ड लेकर आ गए, ठीक है, आपने फार्म खोल लिया, सब कुछ हो गया, यहाँ तक आसान होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत आसान पार्ट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने पैसा लगाना है। जी दूसरा जो सबसे कठिन काम होता है इसमें ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आपने मार्केट ये माल बेचना कहाँ पर है। जी जी, तो जब भी कोई नया कोई अगर फार्मर जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी मार्केट बनाए जी क्योंकि माल का प्रोडक्शन करना आसान होता है, उसको बेचना बहुत कठिन काम होता है। जी ठीक है, तो सबसे पहले वो अपनी मार्केट बनाए, उसके बाद फिर ये फार्मिंग स्टार्ट करें। जी, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि उस क्षेत्र में आसपास में लोग उन्हें पहचानने लगे और उनको ये जानकारी हो जाए कि इस क्षेत्र में कड़कनाथ का या दूसरा कोई भी फार्म है, उसी हिसाब से अंडे और बच्चे या मीट के लिए जो चिकन तैयार वो सेल कर सकें। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। धन्यवाद। दोस्तों, सर के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी प्रकार का आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।